छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी आई मुझ पे जुदाई की। खुद को संभालो शिकी। खाला जान के जाने का सबको बहुत दुख है, लेकिन हिम्मत मत हारो। खलील को देखो, वो तो इतने गुस्से में है कि बात ही नहीं कर रहा है। अपने मुंह से सबको हकीकत बताना पसंद करोगे या मैं बताऊं? वेल, मैं ही बता देता हूं। खलील साहब ने जवेरिया से बहुत सारी रकम उधार ली थी। उस रकम के इवज इसने ये घर गिरवी रखवाया था। अब वो रकम खलील साहब वापस तो कर पा नहीं रहे, तो ये घर जवेरिया का हुआ ना, खाली तो करना पड़ेगा। भोला भाई, हाँ क्या खबर है? शानी ने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है और उसका बयान राशिद भाई के खिलाफ है। क्या? ये तो बहुत गड़बड़ हो गई यार। सिल्ले में कभी कुछ नहीं बता सकते अभी, वरना उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। बात है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। जमील साहब के पास चलें, चाहे वो राशिद भाई से नाराज है लेकिन हमारी मदद जरूर करेंगे। अरे नहीं, जमील साहब के पास नहीं यार, वो भी बहुत गुस्से में। अब मेरी उनसे बात हुई है, अभी जाना मुनासिब नहीं है उनके पास। तो फिर क्या करें अब? अभी अब कैसे बचाया जाए इस घर को जवेरिया के जंगल से? कुछ नहीं कर सकते। जवेरिया ने खलील की बात नहीं मानी। उसने अब साफ साफ कह दिया है कि बोरिया बिस्तर बांधो और घर खाली करो। पुलिस में कंप्लेन करते हैं, ऐसे कैसे वो हमसे हमारा घर छीन सकती है भाभी? पुलिस में कंप्लेन कर भी देंगे तो कोई फायदा नहीं है। खलील ने खुद इस बात को माना है कि जवेरिया को उन्होंने पेपर दिए थे क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत थी। खलील भाई तो बस अपना फायदा ही सोचते हैं, हमारी तो कोई फिक्र नहीं हो रही। शकील, मैं जुल्फी से बात कर सकती हूँ। हो सकता है वो मेरी बात मान जाए और हमें कुछ मोहलत दिलवा दे ताकि हम कोई और घर तो देख सकें। भाभी आप उससे कोई बात नहीं करेंगी, वो बंदा तो वैसे मुझे ठीक नहीं लगता। मेरा बस चले ना तो मैं उसे जिंदा ना छोड़ूं। नहीं शकील, ऐसे मौके पे तुम तो कोई बेवकूफ़ी मत कर। अपने गुस्से को कंट्रोल करना। इस घर में एक तुम ही तो हो जो समझदार है। बहुत उम्मीदें हैं मुझे तुमसे। इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ देने के लिए तुम ही हो। आप बेफिक्र रहिएगा, मैं आपके साथ ही हूँ। अबे साले, मैं तुझे जमील साहब के पास लेकर जाऊं, और वो भी राशिद भाई के लिए? कभी भी नहीं। अल्लाह अल्लाह करके तो मेरी जमील साहब के साथ अच्छी बातचीत हुई है। अभी तो उन्होंने मेरे हाथ में पैसे रखे। अब तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि राशिद भाई जेल से आजाद हो। तुम कब तक बैठे रहोगे? तुम घर चले जाओ। मेरी जमील साहब से बात होगी तो मैं उन्हें कहूंगा कि राशिद भाई को छुड़वाने में वो हमारी मदद कर। अच्छा,
चले ठीक है, फिर कोई भी मसला हो तो मुझे बुला लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें बुलाऊंगा, बिल्कुल फोन करूंगा। तुम जाओ। बेगम साहबा, आप यहाँ इस वक्त? तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? सोए क्यों नहीं? दरअसल बेगम साहबा, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए यहाँ गार्डन में आ गया था। मुझे भी अजहर की याद बहुत आ रही, इसलिए दिल बहलाने के लिए यहाँ चली आई। तुम जाओ, जाकर सो जाओ, रात बहुत ज्यादा हो चुकी। जी बेहतर। या अल्लाह, खाला जान की मग़फ़िरत फरमा, उनकी दर्जात को बुलंद कर। वो जैसी भी थी, लेकिन इस घर की बड़ी थी। उन्होंने इस घर को संभाला हुआ था। ये जाने के बाद हम पर इतनी मुसीबतें आ गई। ये घर भी हमसे छूटने वाला है। या अल्लाह, तो हम पर रहम फरमा, हमारी मुश्किलों को आसान कर। बेगम साहबा, कहीं जा रही हैं आप? कोई चीज चाहिए बाहर से तो मुझे बता दीजिए, मैं ला देता हूँ। मैं बहुत जरूरी काम से जा रही हूँ और वो काम तुम नहीं कर सकते। अरे बेगम साहबा, मैं तो आपका हर काम करने के लिए तैयार हूँ, आप बस हुक्म करके देखिए। मैंने कहा ना, वो काम तुम नहीं कर सकते। अच्छा, मैं जा रही हूँ, मेरे पीछे घर का ख्याल रखना। ऐसा क्या काम पड़ गया इनको? वाह वाह वाह, तुम तो अपनी दोस्त के लिए रोजाना कुछ ना कुछ बना के ला रही हो। कभी हमारी भी खिदमत कर लिया करो। अपनी दोस्त का ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? और तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? अरे हमसे भी दोस्ती कर लो फराजी, हम भी काफी फर्मा बरदार इंसान हैं। शट अप। आइंदा मुझसे इस तरह की बात करने की कोशिश मत करना, वरना राशिद अंकल से क्या करना तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी। राशिद भाई से कैसे शिकायत करोगी इनसे? वो तो जेल में है और उनका वहां से आना बहुत मुश्किल है। राशिद अंकल ने शानी को जान से नहीं मारा है, वो एक न एक दिन जेल से छूट जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है।
अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ फुप्पो। देखिए मैं आपके और जिले उमा के लिए खाना लेकर आई हूँ। जिल्ले उमा तो अभी सो रही है, उठेगी तो मैं उसके साथ खा लूंगी। फुप्पो मुझे पता है आप दूसरों का बहुत ख्याल रखती हैं। देखिए आपकी सेहत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। मैं जिले उमा के लिए और खाना ले आऊंगी, आप ये खा लीजिए। अच्छा चलो लाओ मुझे तो, मैं इसको रख के आती हूँ, तुम बैठो, अभी पहले बातें करते हैं फिर खाएंगे, ठीक है? आज बैठो। खलील अब तक नहीं आया। जरूर खाला जान की खबर पे चले गए होंगे। जब से उनका इंतकाल हुआ है खलील का ज्यादातर वक्त वहीं गुजरता है। हर औलाद को अपनी माँ के जाने का बेहद गम होता है। कोई नजर ही नहीं आ रहा। सब लोग कहाँ चले गए? ज़ेबी, ज़ेबी, तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया। अरे भाई सारे सबूत जो हैं वो राशिद भाई के खिलाफ चले गए हैं, और तो और वो कमबख्त शानी है ना, उसने भी उनके खिलाफ ही गवाही दे दी है। ये क्या हो गया फुप्पो, अब हम क्या करेंगे? आपने जिले उमा को इस बारे में बताया? अरे भाई जिले हुमा को कैसे बताऊं, तुम्हें तो पता है उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, और वो राशिद भाई से कितना प्यार करती है, वो तो ये सुन के बर्दाश्त ही नहीं कर सकेगी। लेकिन फुप्पो उसको एक ना एक दिन तो ये बात पता लग जाएगी, और मैं जानती हूँ वो बिल्कुल आराम से नहीं बैठेगी, और फिर आज नहीं तो कल उसको ये बात पता लग जाएगी। हाँ लेकिन जब तक नहीं पता चलती जब तक तो हम छुपा सकते हैं ना। क्या बात छुपाने की बात कर रहे हैं आप लोग मुझसे? अरे भाई कुछ नहीं जिल्ले हुमा, ये तुम्हारी पसंद का खाना बनाकर लेकर आई थी, कह रही थी कि फुप्पो आज मैं पसंद की डिश लेकर आई हूँ जिल्ले हुमा की, लेकिन डॉक्टर ने मना किया ना उसे खाने के लिए, इसीलिए मैंने कहा चल छुपा के रखते हैं बस। हाँ फुप्पो बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं तुम्हारी फेवरेट डिश लेकर आई थी, लेकिन मैं भूल ही गई थी कि तुम्हारी तबीयत अभी खराब है। मैं फिर कभी ले आऊंगी तुम्हारे लिए। मेरी तबीयत ठीक है, बस जरा सा सर में दर्द था तो दवाई खाकर सो गई थी। अच्छा चलो तो फिर आओ ना हमारे साथ बैठ जाओ या बातें करो, थोड़ा सा आया करो, बैठा करो, चलो आओ। बहुत अफसोस हुआ मुझे ज़ेबी। मुझे तो जैसे ही तुम्हारी सास की मौत की खबर मिली मैं तुमसे मिलने चली आई। बस यूं समझे कि खाला जान के जाने का वक्त छोड़ के चली गई हूँ सबको। ये सोच रही थी कि अचानक ये सब कैसे हो गया। जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो बिल्कुल ठीक ठाक थी वो, कोई इतनी ज्यादा तबीयत खराब तो नहीं थी। लेकिन मैंने तो सुना है कि तुम्हारी सास की मौत एक्सीडेंट की वजह से हुई है, तो कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? खाला जान उस दिन बाहर जाने की बहुत जिद कर रही थी। मैंने और गुलशन ने तो समझाया भी था, मना किया था, लेकिन खाला जान ने हमारी नहीं सुनी और ये हादसा हो गया। समझ सकती हूँ। अब तुम्हें सब्र करना होगा और इस घर को टूटने से तुम्हें ही बचाना है।
ये घर अब नहीं बच सकता। क्या मतलब? खलील ने ये घर गिरवी रखवा दिया था। को पैसों की जरूरत थी, पता नहीं उन्होंने क्या सोचा, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन उन्होंने पैसे लिए भी तो जवेरिया से। ये तुम क्या कह रही हो? शुक्र है पप्पू जिलेउमा ने हमारी बात नहीं सुनी, मैं तो बहुत ही डर गई थी। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है। एक तरफ तो मेरा भाई कैद में है और दूसरी तरफ जिले-उमा की ये हालत है। तुम्हें पता है फरा, एक वक्त ऐसा था कि मैं बड़ी से बड़ी बात जिले-उमा से करती थी और वो हर मुसीबत का सामना यूं करती थी। पप्पू आप बिल्कुल ठीक बोलती हैं। पहले जिले-उमा बहुत निडर थी, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का यूं सोल्यूशन निकाल लेती थी। लेकिन जब से शानीज की जिंदगी में आए, छोटी से छोटी बात से डरने लगी है ये। तुम ठीक कह रही हो। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया। अब तो जिले-उमा से बात करते वक्त 100 दफा सोचना पड़ता है मुझे। इस शानी के बच्चे ने ना कमबख्त मारे ने हमारी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। तुम देखना तो सही, मैं पुलिस में इसकी कैसी रिपोर्ट दर्ज करवाती हूँ। नहीं पप्पू, अभी तो हमें जिले-उमा का ख्याल रखना है और हमें सबसे पहले ये कोशिश करनी है कि जल्द से जल्द राशिद अंकल को जेल से छुड़वाया जाए। सही कह रही है तुम। तुम्हारे साथ जवेरिया ने इतना सब कुछ कर दिया, ये घर भी तुम लोगों के हाथ से चला जाएगा। जी नाहिद आंटी, जवेरिया बहुत शातिर हो रहा। पता नहीं खलील के ऊपर क्या असर किया कि वो इतनी बड़ी रकम उधार लेने के लिए तैयार हो गए। और अब जब खलील पैसे वापस नहीं कर पा रहे तो उसने जुल्फी को हमारे घर भेज दिया और कहा कि सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दूंगा अगर रकम अदा नहीं हुई तो। तुम लोगों के पास तो कोई घर भी नहीं है, कहाँ जाओगे तुम लोग? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं हम कहाँ जाएंगे। एक गम खत्म नहीं होता कि दूसरा सर उठा लेता। हम तो बस हमों के दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। खैर, तुम फिक्र मत करो, समझ सकती हूँ। फरा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। मैं शानी से मिलना चाहती हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम जानती हो ना कि वो कितना खतरनाक है। मैं सब जानती हूँ, लेकिन मैं एक बार शानी से मिलना चाहती हूँ, अब्बा के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ अब तक उसने अब्बा के खिलाफ गवाही दे दी होगी, लेकिन मैं उससे बात करूँगी। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो? जिले-उमा, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग तुमसे कुछ नहीं छुपा रहे हैं। सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान ना हो। नहीं फरा, मैं इस तरह नहीं बैठ सकती, मुझे कुछ करना होगा। अरे नाहिद आंटी, इन सब बातों में मैंने आपसे पूछा ही नहीं। आप चाय पियेंगी? मैं कुछ लेकर आती हूँ। नहीं, रहने दो, मुझे वैसे भी जाना है अभी जल्दी। ऐसे कैसे जाने दूं आपको? बहुत दिनों बाद आप आई हैं। आप बैठे, मैं लाती हूँ बस कुछ। नहीं जेबी, वैसे भी तुम्हारे घर में इतना गमज़दा माहौल है, सब मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बस मैं जाती हूँ। आप हमेशा यही कहती हैं और फिर उठकर चली जाती हैं। आज ऐसा नहीं होगा, आप बैठे, मैं आई। अरे तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया। अरे इस लड़की का तो दिमाग बिल्कुल ही खराब हो गया है। पप्पू, मैं तो आपसे कह रही हूँ कि आप जिले-उमा को लेकर गांव चली जाएं। यहाँ पर रहेगी तो राशिद अंकल के बारे में ही सोचती रहेगी। वहाँ जाकर इसकी सोच और तबीयत दोनों ठीक हो जाएंगी। और आपको पता है, आज वो मुझसे शानी को मिलने के लिए बोल रही थी। आप जानती है ना शानी कितना खतरनाक है, उसी की वजह से आज राशिद अंकल जेल में है। हाँ, कहते तो बिल्कुल ठीक रही है, लेकिन मैं क्या करूँ? तू तो जानती है ना जिले-उमा को, कितनी जिद्दी है वो।
राशिद भाई के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी वो उनको छोड़ ही नहीं सकती है, उनके बगैर नहीं रह सकती। फूफा आप कोशिश तो करें, हो सकता है वो आपकी बात मान जाए और गांव जाने के लिए रेडी हो जाए। चलो ठीक है, कोशिश करके देखती हूँ।